इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी द्वारा आयोजित इस दैनिक हिंदी वेबिनार श्रृंखला में मैं डॉक्टर नेहा कक्कड़ यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हम अपनी रूटीन साइलेंट प्रेयर करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आईएफपीएच निरंतर दैनिक वेबिनार आयोजित करता है। हिंदी में हमारा सेशन होते हैं 7:30 से 8:30, 8:30 से 9:30 इंटरनेशनल इंग्लिश सेशन होता है और 9:30 से 10:30 लोकल मलयालम सेशन होता है। आज का हमारा 1161वां यानी 1161 सेशन है और हमारे जो आज के गेस्ट स्पीकर हैं वे हैं डॉक्टर संकेत गुप्ता। डॉक्टर संकेत का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आईएफपीएच फोरम में। बहुत लोगों को पता होगा या नहीं भी पता होगा, डॉक्टर संकेत गुप्ता बहुत ही सीनियर होम्योपैथ डॉक्टर ए के गुप्ता के सुपुत्र हैं और उन्हीं की छत्र छाया में उन्होंने भी होम्योपैथी की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाया है। डॉक्टर संकेत ने अपना बीएचएमएस डॉक्टर बी आर सूर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से किया है और एमडी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में किए हैं और पिछले 16 वर्षों से ए के गुप्ता ओबीहैम्स मेडिकल सेंटर में अपनी होम्योपैथी चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। वे पूर्व में जेआरके होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज रोहतक में विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं, जहाँ पे उन्होंने एनाटॉमी पढ़ाई है और उनको काफी पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जैसे डॉक्टर हनीमैन अवार्ड, डॉक्टर जुगल किशोर अवार्ड, ग्लोबल हेल्थ केयर एक्सीलेंस अवार्ड तथा इकोनॉमिक टाइम्स हेल्थ केयर अवार्ड। न्यूरोलॉजिकल और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में इनकी स्पेशलाइजेशन है और आज का जो इनका टॉपिक है वो है होम्योपैथिक मैनेजमेंट इन एक्यूट रेस्पिरेटरी, यानी कि एक्यूट जो श्वास नली की प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी क्या होम्योपैथिक मैनेजमेंट रहती है, क्या पैथोलॉजी फिजियोलॉजी रहती है, उसके ऊपर डॉक्टर संकेत आज अपना प्रेजेंटेशन देंगे। तो डॉक्टर संकेत, बहुत बहुत दोबारा स्वागत है, आप स्टार्ट कर सकते हैं प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर नेहा एंड अब सभी को आईएफपीएच के प्लेटफॉर्म के सभी डॉक्टर्स पे को मेरा तहे दिल से नमस्कार एंड बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। जैसे कि हम सब जानते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें ना ही पता चले कि काम कर रहा है ठीक से तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर जब पता चलता है तो एक्चुअली वो काम ठीक से नहीं कर रहा होता और वो सीधा सांस की नली के बारे में बात हो रही होती है फिर, जो कि इज वन ऑफ द वेरी वाइटल ऑर्गन्स, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सिस्टम। अब सांस एक ऐसी चीज है कि ठीक से ना आए तो बहुत दिक्कत वाली बात है और इतनी दिक्कत हो सकती है कि पेशेंट को कई बार इमरजेंसी में एडमिट तक करना पड़ता है और कई बार इट कैन बी फेटल। इंसान को अपनी एक सेकेंड, यस, अपने प्राण से भी हाथ गंवाना पड़ जाता है कभी कभी। तो जब जब हम एक्यूट डिजीजेस की बात करते हैं, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस की बात करते हैं, तो उसमें हम सबको पता है नाक से शुरू होकर चेस्ट तक, एल्वियोलाई तक पूरा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और एक एक पोर्शन ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम द नोज। नाक से शुरू होकर, नाक में हमारे म्यूकस ग्रैन्यूल्स है, हेयर लाइनिंग है, सीलिया है, जो कि इंट्रैप करता है माइक्रोब्स को, माइक्रोबियल ऑर्गन्स को। देन इट गोज टू द ओरोफैरिंक्स, लैरिंक्स एंड देन द ट्रेकिया एंड देन द लंग्स एंड द एल्वियोलाई। तो अब किस लेवल पर किस लेवल पर कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जानना जब हम किसी भी तरीके के रेस्पिरेटरी डिजीज से डील कर रहे होते हैं। तो मैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो डॉक्टर संकेत, यू आर नॉट ऑडिबल। या हेलो हेलो, या जस्ट अ सेकेंड। स्क्रीन शेयरिंग हैज स्टार्टेड। यस यस।
Okay, I'm just opening my slides. Just a minute. Yes, visible है बिल्कुल. Right. So मैंने इसको नाम दिया है ब्रिलियंस ऑफ होम्योपैथी इन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस. स्पेशली कोविड के बाद आई एम श्योर आप सबने अपनी प्रैक्टिस में ये चीज नोटिस की होगी, देखी होगी कि acute respiratory distress and acute pneumonitis conditions, especially arising from conditions like COVID and even H1N1, homeopathy has given extremely fantastic results. कोविड ने बहुत हद तक होम्योपैथी का जो एक होम्योपैथी में जो विश्वास है वो जनरल पब्लिक में काफी हद तक गेन किया है. उसका रीजन ये था कि हम क्योंकि हमारे को ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि क्या ऑर्गेनिज्म है, क्या एग्जैक्ट कौन सा वो ऑर्गेनिज्म है, क्या उसका पैथोजेनिसिटी है. जब तक वो पता चलेगी तब तक हमारे हम ट्रीटमेंट शुरू करेंगे. क्या जब हमारा डायग्नोसिस होगा तब ट्रीटमेंट शुरू करेंगे. ये एक होम्योपैथी में ना बहुत वी हैव एन एज ओवर दिस. मतलब हमारे पास एक ये फायदा है जिस जिससे कि हम बहुत जल्दी और बहुत सही समय पे पेशेंट को अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं, जो कि कोविड में देखने को मिला. पैंडेमिक में सबको सांस की प्रॉब्लम हो रही है, एक्यूट फीवर हो रहा है, एक्यूट इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं, रैपिड ऑनसेट ऑफ फीवर हो रहा है, एक्सट्रीम खांसी हो रही है, एक्सट्रीम कोल्ड हो रहा है, एक्सट्रीम डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन हो रहा है, ब्रीदिंग हो रहा है, इवन SpO2 ड्रॉप कर रहा है. बट आई एम श्योर आप सभी ने अपने प्रैक्टिस में वो चीज एक्सपीरियंस की होगी कि हम लोग अपने पेशेंट्स को कई हद तक मदद कर पाए. कई ऐसे पेशेंट्स, और ये डेटा भी अब CCRH ने पीछे दिया था कि जो लोग थॉरली होम्योपैथिक मेडिसिन खा रहे थे ड्यूरिंग कोविड, उनकी चांसेस ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, उनके रेट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन वाज मच लेस देन कंपेयर्ड टू कन्वेंशनल मोड ऑफ सिस्टम. Why? Because we are treating the man in the disease. We are not treating just the disease per se. अब उस इंसान के जो लक्षण है, उस इंसान की जो मेन PQRS वो जो हमें उस समय दे रहा है, उस बिना पे जब हम दवा देते हैं तो वो एक्ट करती ही करती है. एंड जब ऑब्वियसली क्योंकि एक्यूट कंडीशन है तो वी हैव टू रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली गिव द मेडिसिन एंड इट गिव्स ब्यूटीफुल रिजल्ट्स. तो वैसे ही कुछ डिजीजेस को लेके, कुछ कंडीशंस को लेके मैं आज छोटी सी प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो जो 4 मेन कंडीशंस जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा वो है एक एक्यूट टॉन्सिलाइटिस, न्यूमोनिया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी जिसको कहा जाता है, एंड एक्यूट ब्रोंकाइटिस. ये बहुत ही 4 कॉमन कंडीशंस हैं. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस फिर भी आई वुड से मोर ऑफ एन इमरजेंसी है, जो कि सीधा क्लिनिक में नहीं आता हमारे पास. बट हाँ, वी डू गेट सच केसेस. बहुत ही कॉमन है. आप सब लोग आप अपने क्लिनिक्स में टॉन्सिलाइटिस, आई एम श्योर हम लोग इट्स लाइक अ ब्रेड एंड बटर फॉर अस. हम सब लोग देखते हैं. पर मैं बस यहाँ पे यही साझा करना चाहूंगा कि कुछ कुछ कंडीशंस, जैसे कुछ कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज कब कहाँ किस कंडीशन में हमें कैसे यूजफुल हो सकती है, कैसे काम आ सकती हैं हमारी होम्योपैथिक प्रैक्टिस में, वो जस्ट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा. सो मेरी अप्रोच क्लिनिकल है, थेरेपेटिक प्रिस्क्रिप्शन है विद PQRS इन द बैकग्राउंड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्लिनिकल का मतलब ये होता है कि हमें ये जानना और पहचानना बहुत जरूरी है कि एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज इन्वॉल्व. सो अगर हम अब पेशेंट को सिर्फ खांसी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये खांसी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आ रही है या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से आ रही है, वीजिंग है या नहीं है, ब्रोंकोस्पाज्म है या नहीं है. ऑस्कल्टेशन बहुत जरूरी है. आजकल आई एम श्योर हम होम्योपैथिक डॉक्टर्स तो नहीं ऐसा करते होंगे, पर बहुत सारे डॉक्टर्स आजकल सिर्फ एक्सरे या CT स्कैन या ब्लड फाइंडिंग्स पे निर्भर रहते हैं, स्पेशली कन्वेंशनल मोड ऑफ ट्रीटमेंट में. बट अगर आप ध्यान से पेशेंट को देखें, ध्यान से उसकी चेस्ट को ऑस्कल्टेट करें या थ्रोट का एग्जामिनेशन करें,
तो बहुत सारी दवाइयां हमारी वहीं से क्लियर हो जाती है कि ये तो हमें इसको देना ही देना है, ये दवाई इसको जाएगी ही जाएगी। क्यों? क्योंकि वो थेरेपेटिकली एंड क्लिनिकली इंडिकेटेड होती है, एंड इट 80% ऑफ द टाइम्स दैट विल गिव यू द रिजल्ट। अब वही उस दवाई की पीक्यूआरएस बन जाती है, उस पेशेंट की भी पीक्यूआरएस बन जाती है। ऑब्वियसली मोडालिटीज जो भी होंगी, जो भी वो उसके जिस जिस चीज से उसको बेहतर ही हो रही है या वर्स हो रही है कंडीशन, वो डेफिनेटली उसका पीक्यूआरएस बन जाता है। बट बहुत बार क्लिनिकल अप्रोच, जो क्लिनिकल फाइंडिंग हमें आ रही है कि गला कितना सुर्ख लाल है, अगर बहुत सुर्ख लाल है तो अपने आप आपके दिमाग में बेलाडोना या स्ट्रेप्टोकॉक्सिन आएगा ही आएगा, और वो जाएगी ही जाएगी, और वो हमें वो रिजल्ट देगी ही देगी, बिल्कुल देगी। सो एक्यूट का मतलब ये नहीं होता कि हम सब जानते हैं एक्यूट मींस समथिंग व्हिच हैज हैपेंड जस्ट नाउ, वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो हर क्रॉनिक कंडीशन का भी एक एक्यूट एक्सैस्परेशन होता है। टॉन्सिलाइटिस यूजुअली हमारे पास क्रॉनिक कंडीशन में ही आता है। पेशेंट ऑलरेडी हमारे पास बहुत समय से एंटीबायोटिक्स बच्चे को खिलाए जा चुके होते हैं कई बार, और वो टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी के साथ ही आते हैं। वो यही पेशेंट्स की जो पेरेंट्स होते हैं उनकी यही कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब इसको हर 15 दिन में या हर 20 दिन में एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, गला खराब हो जाता है, गले में दर्द होता है, बुखार आता है, नजला होता है, खांसी करता रहता है। क्योंकि टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं तो नाक अक्सर भर जाता है, मुंह खोल के सोता है। टॉन्सिल्स के साथ साथ आजकल एडिनोइड्स हाइपरट्रॉफी बहुत कॉमन कंडीशन हो गई है। व्हाई? अगेन बिकॉज ऑफ द नैरो नेजल पैसेज। वो नैरो नेजल पैसेज इसलिए हो जाता है क्योंकि टॉन्सिल्स हाइपरट्रॉफीड है, बार बार इन्फ्लेम हो रहे हैं। अब वो बार बार इन्फ्लेम हो रहे हैं, वो क्रॉनिकली इन्फ्लेम्ड है। जब ऑब्वियसली जब क्रॉनिकली कंडीशन है तो उसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी से ही करना है। बट जब हमारे पास बच्चा एक एक्यूट टॉन्सिलाइटिस स्टेज में आ रहा है कि उसको तेज बुखार है, गले में बहुत दर्द है, स्वॉलो करने में भी पेन है, और गला एकदम लाल है, खांसी कर करके उसकी हालत खराब है, वो ना खा पा रहा है ना पी पा रहा है, और और उसको मतलब एकदम परफेक्ट कंडीशन है कि जिसको एंटीबायोटिक्स दे दी जाए। पर अगर कोई विश्वास के साथ हमारे पास आ रहा है कि नहीं, मैं मुझे एंटीबायोटिक नहीं देनी, मुझे इसको होम्योपैथिकली इलाज करना है, मुझे इसको ठीक करना है पूरा, तो उस समय हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो 3-4 दिन में हमें वो रिजल्ट देना ही देना है। उस बच्चे की खांसी, बुखार, दर्द एंड डिफिकल्ट डेग्लूटेशन, वो विद इन दैट 4 to 5 days ठीक होना बहुत जरूरी है, या एटलीस्ट राहत आनी बहुत जरूरी है। वो एक्यूट स्टेज मैनेज करना बहुत जरूरी है। जब आप कोई भी बीमारी का आप एक्यूट स्टेज मैनेज कर पाते हैं, तभी पेशेंट को अ, एक एक उम्मीद जागती है, एक भरोसा जागता है कि हाँ, मैं ठीक हो सकता हूँ। हाँ, ये इस दवाई में असर है। हाँ, ये डॉक्टर मुझे ठीक कर सकते हैं। सो इट इज स्पेशली आई एम श्योर एक्यूट टॉन्सिलाइटिस के केसेस में तो बहुत कॉमन कंडीशन है कि हर 15-20 दिन में बच्चा बीमार होता है। बट यही बच्चा जब होम्योपैथिक मेडिसिन लेने लगता है तो इवेंचुअली उसकी इम्यूनिटी बेटर होती है, उसकी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स कोल्ड एंड सार आइटम्स बेटर होने लगती है। सेम चीजें जो वो खा रहा था वो जो नहीं खा पाता था वो खाने लग जाता है, एंड ऑब्वियसली विद टाइम, within few months, he is cured, completely cured. It is a completely curable condition, and we all do that in our clinics. But my emphasis is on कि whenever, especially ये जो थके आ रहे आते हैं, मोस्टली थके आ रहे आते हैं पेरेंट्स, कि हमने इनको खूब एंटीबायोटिक्स खिला लिए, 2-3 साल से खा रहे हैं, पर टॉन्सिल डेवलप हो चुके हैं, अब इसको आप होम्योपैथी के लिए ठीक कीजिए। तो उसमें जो चंद दवाइयां जो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं, मैं आज वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली दवाई है मर्कसॉल। आई एम श्योर आप सबने यूज की होगी। इंटेंस थर्स्ट, अनक्वेंचेबल थर्स्ट विद एक्सट्रीमली डिफिकल्ट डिक्लूटेशन। पानी की प्यास बहुत है, पर आई मीन swallow करने में इतना पेन है, पर फिर भी पानी पीना है। पीना है तो पीना है।
ये एक सिम्टम ऑलवेज गाइड्स मी टुवर्ड्स मर्क्सॉल, चाहे साथ में फॉलिकुलर, अगर देखिए टॉन्सिलाइटिस में भी फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस होता है, एक 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 टाइप, जिसमें कि पस पॉइंट या हल्का सा वाइट, हम जब एग्जामिन करते हैं तो थ्रोट में, पैलेट रीजन में, सॉफ्ट पैलेट में हमें राइट एट द बैक ऑफ द ओरल कैविटी पॉइंट्स दिखते हैं. So उसमें भी Merxol gives extremely great result. Another remedy during, especially in follicular tonsillitis, is staphylococcin. I always give 1 dose of, or maybe 3 doses of staphylococcin just to begin the case, so that immediate relief is given to that follicular tonsillitis case. So for follicular tonsillitis, you can always think of Merxol and staphylococcin. Then Lachesis is a fantastic, I mean, it's almost like a king of throat remedies. Left-sided tonsillar hypertrophy, predominantly हम सबको पता है left-sided होती है, with pain radiating to the ear and making it impossible to lie down, resulting in choking. बच्चा लेट ही नहीं पाता है, लेटता है तो उसको ऐसा लगता है मेरा सांस घुट रहा है, दम घुट रहा है, मैं सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ ठीक से, खांसी करने लगता है. और यूजुअली लेफ्ट साइडेड टॉन्सिल बड़ा होगा राइट के मुकाबले, और पेन इतना होगा विद फीवर कि उसको पेन इवन कान, लेफ्ट कान तक रेडिएट करेगा. यूजुअली ऐसे बच्चे हॉट पेशेंट्स होते हैं, चिली नहीं होते. फिर एक बहुत कॉमन और अच्छी रेमेडी, बहुत कॉमन नहीं बोलूंगा, बहुत अच्छी रेमेडी, फाइटोलाका. यूजुअली ठंडे से प्रॉब्लम होता है टॉन्सिलाइटिस केसेस में, बट वेनेवर बच्चा कह रहा है कि गर्म भी नहीं मुझसे पिया जा रहा, ठंडा मैं ले पा रहा हूं पर गर्म नहीं पी पा रहा हूं, प्लीज ऑलवेज आंख बंद करके फाइटोलाका दीजिए, चाहे कहीं का भी प्रॉब्लम हो, लेफ्ट हो राइट हो कुछ भी हो. इट ऑलवेज ऑलवेज रिलीव्स, इट गिव्स ब्यूटीफुल रिजल्ट. Then, as I mentioned, streptococcin. Streptococcin is a fantastic nosode we have. जैसे एक मैंने स्टेफाइलोकॉक्सिन मेंशन किया, ऐसे ही स्ट्रेप्टोकॉक्सिन है. वी शुड नॉट रिपीट इट ऑफन, बट अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे आपका एक्यूट टॉन्सिलाइटिस का केस, इमीडिएट रिलीफ देती है मेडिसिन, इमीडिएट. आई मीन जस्ट 3 doses ऑफ स्ट्रेप्टोकॉक्सिन इज इनफ टू टू गिव रिलीफ टू दैट चाइल्ड विद इन एन आवर और टू. एकदम सोलन और रेड और कंजेस्टेड लगेगा टॉन्सिल्स विद फीवर. स्पेशली अगर आप बेलेडोना दे चुके हैं और आपको लग रहा है बेलेडोना नहीं काम कर रही है, आप प्लीज स्ट्रेप्टोकॉक्सिन ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी आपको. ठीक है, सो ये था टॉन्सिलाइटिस के बारे में. सॉरी. ओके, सो द सेकेंड डिजीज आई वांट टू टॉक अबाउट इज निमोनिया. निमोनिया अक्सर एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है, ब्रोंकोनिमोनिया. यूजुअली क्योंकि इसमें हेपेटाइजेशन हो जाता है, कंसोलिडेशन हो जाता है, लंग्स की कैपेसिटी ऑफ एक्सपेंशन आल्सो रिड्यूसेस, फीवर इज यूजुअली वेरी हाई, चिल्स के साथ फीवर आता है. और स्पेशली अगर ये बच्चे में हो जाए तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है. जब अक्सर हमें देखने को मिलता है, पेशेंट्स बताते हैं कि इसकी पसलियां चल रही हैं. सो पसलियां चलना इज नथिंग, बस नथिंग बट कि इवन द डायफ्रामेटिक and extra oblique muscles of the abdomen, they are also involved in the respiration, because lungs इतने थक चुके हैं कि लंग्स पूरी तरह का वर्क नहीं कर पा रहे, चेस्ट कैपेसिटी पूरी तरह एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा. तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल्स एंड द डायफ्रामेटिक मसल्स, दे हैव टू सपोर्ट फॉर द रेस्पिरेशन. इतनी खांसी हो जाती है, इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाई फीवर होता है, इतना इन्फेक्टिव एंड severe, it can be fatal also, it can result into sepsis also. But इसमें एक जो चीज जो कि आई कैन वेरी प्राउडली से दैट होम्योपैथी हैज बीन definitely a savior. Although I have treated many cases of bronchopneumonia with God's grace and blessings, बहुत ही खूबसूरत रिजल्ट आता है.
क्योंकि यूजुअली इसमें एंटीबायोटिक्स फेल हो जाती है। ट्रीटमेंट ऐसे ही होता है कि एंटीबायोटिक से शुरू होता है और फीवर उतरना उतना आ नहीं रहा होता, फीवर ठंड के साथ ही चढ़ रहा होता है। एंटीबायोटिक्स यूजुअली फेल कर जाती है, देन वो और ब्रॉड स्पेक्ट्रम डालते हैं, या यूजुअली पेशेंट लैंड्स अप इनटू द हॉस्पिटल in as an acute emergency case. But homeopathy rapidly, gently और permanently completely recover करती है ऐसे cases में. I'll share a case as well. तो ये मेरे पास एक 2 साल का बच्चा आया था 28 जुलाई पिछले साल. He was already suffering, मतलब ऑलरेडी वो किसी पीडियाट्रिशियन ने उसको रेफर कर दिया था कि आप प्लीज इसको हॉस्पिटल ले जाइए, क्योंकि बच्चे को एक हफ्ते से अब अराउंड 104 बुखार आ रहा था, 102 से 104 के करीब बुखार ऑलमोस्ट एक हफ्ते से 5-6 दिन से आ रहा था. जब वो मेरे पास आया तो उसका जो टीएलसी काउंट था that was over 17,000 and CRP was more than 250. More than 250. It is like, it was, even for me, I was very surprised and very concerned कि यार इतना ज्यादा बच्चे में infective levels है. CRP, as we all know, is a marker for infections, so especially viral infections. So एंड ये बहुत ही गरीब लोग थे, उनको किसी ने आगे रेफर ही किया. उन्होंने बोला एक बार आप होम्योपैथी में जरूर ट्राई करो डॉक्टर संगीत के पास. तो वो लोग बहुत उम्मीद से आए थे कि शायद कुछ किया जा सकता है. और उस समय भी जब बच्चा आया था, फीवर वाज 103.8. यूरिन में पस सेल्स थे अराउंड 20 to 25. वेरी रैपिड एंड शैलो ब्रीदिंग with chills and frequent thirst. So chills and rapid and shallow breathing is the common symptom of bronchopneumonia. वो होगा ही होगा. So but जो हमारे लिए कॉमन है, जो हमारे लिए अनकॉमन है, या जो प्रिस्क्राइबिंग फैक्टर बना इस केस में, वो फ्रीक्वेंट थर्स्ट. बच्चा इतना बीमार है पर वो हर थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पिए जा रहा था. एंड इतनी खांसी थी उसको कि he developed inguinal hernia as well. So the medicines given was obviously arsenic album, rhododendron and kali chloricum. So arsenic album here was given every 1 hour, within every 1 hour, and I called that child 2 days later also. 2 दिन बाद ही बुलाया था कि आप पहले अभी इसको हर एक घंटे पे आर्सेनिक दीजिए. सिर्फ आर्सेनिक दिया गया था उस समय. एंड बिलीव यू मी, ही वाज मतलब फीवर 2 दिन के बाद आया ही नहीं उसको. 1.5 दिन तक फीवर आया था, उसके बाद बिल्कुल कोई फीवर नहीं आया. वाज कंप्लीटली फाइन, फीवर वाज नॉट देयर. खांसी बहुत बहुत मिनिमम हो गई थी. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट वाज उसकी ब्रीदिंग बहुत बेटर हुई थी. ब्रीदिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी. एंड ही स्टार्टेड ईटिंग. वो कुछ नहीं खा रहा था बहुत कुछ दिनों से. अगर आप देखेंगे इसका हीमोग्लोबिन भी बहुत लो था. ही वाज 6.8 लिटरली. But he was not eating at all anything. He weighed very less. फिर उसको तीसरे दिन से मैंने रोडोडेंड्रॉन भी ऐड किया था. क्यों? क्योंकि इंग्वाइनल हर्निया था. एंड काली क्लोरिकम वाज गिवन टू टेक केयर ऑफ द E. coli infection that he developed. This was an E. coli infection. देखिए, E. coli infection में भी काली क्लोरिकम is one of the specific remedy. I always give that. It gives us wonderful results. And with all these 3 medicines, the boy was completely cured in just less than 6 days, I would say. 4th August, yes, one week. The 2-year-old boy was much better by now and very much back to his normal self. No fever, no coughing, no breathlessness. Inguinal hernia was also restored. जो स्वेलिंग विजिबल थी, जो इतना प्रेशर, ऑब्वियसली क्योंकि इंट्रा अब्डोमिनल प्रेशर इतना बढ़ गया कि बच्चा इतना खांस रहा है, रेगुलरली खांस रहा है, पसलियां चल रही हैं, हाई फीवर है, तो हर्निया डेवलप हो गया. बट विद होम्योपैथिक मेडिसिन वी वर एबल टू रिस्टोर द इंग्वाइनल हर्निया एज वेल. These again tests were done after on the 6th day,
and this was the report. The TLC count had come back to absolutely normal. CRP was still not normal. It should be less than 5. It was 8, but as compared to 250 above, it was 8 on the 7th day. Is a fantastic result with homeopathy. Hemoglobin was still low. Now why hemoglobin was low? Because क्योंकि अभी खाना शुरू किया, the restoration was not there. Appetite, he was still eating, but maybe he lost so much of weight and he lost so much of uh, fluids as well during the whole illness, that he still was not, hemoglobin did not improve. So I advised them to go for blood transfusion for this, and he was blood चढ़ाया गया था उसको, and it was restored, and touchwood, no medicine was given after the 10th day, and he was completely cured. Until today, is completely cured. No recurrence has happened. The boy is completely fine. So here it is important to understand that yes, homeopathy did its wonderful role in in treating and curing the pneumonia, but because the hemoglobin levels were still very low, it was advised to go for transfusion, because he's a very small child. He's just 2-year-old. I did not want to wait. Uh, you know, hypovolemia नहीं होना चाहिए था, and 5.3 is very low. So immediately I asked them कि आप blood चढ़वा लीजिए, and I think 4th August को था, I think 5th या 6th August को ही उन्होंने चढ़वा लिया था, and I think 10th को उन्होंने repeat किया था एक blood test, and 10 या 11 तक आ गया था उसका hemoglobin, and he was fantastically fine because he was eating well. He was eating well from the 3rd, 4th day of the homeopathic treatment itself. बहुत अच्छा उसने रिस्पॉन्स दिया बच्चे ने. ये वो बच्चा है, एंड ये एक छोटा सा उसकी मदर का टेस्टिमोनियल है. इससे फीवर बहुत था, इसकी सीआरपी बहुत बड़ी हुई थी, तो इसे एक हफ्ते में रिकवर हो गया बहुत अच्छी तरह से, और इसके जो पेशाब में भी गांठ हो गई थी वो भी बहुत जल्दी ठीक हुई. सो ये बच्चे को ऑब्वियसली छुपाया गया है, क्योंकि वी वांट टू मेंटेन द सैंक्टिटी, नॉट रिवील द आइडेंटिटी. सो एक ये मैंने कंपैरेटिव स्टडी करी है, स्पेशली ऐसे निमोनिया के केसेस में, कि कन्वेंशनल अप्रोच क्या रहता है और हमारा होम्योपैथिक अप्रोच क्या रहता है. आई थिंक दिस वी ऑल, ये एक स्लाइड ऐसी है जो कि सभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स को बहुत कॉन्फिडेंस देगी, एंड आई एम श्योर देती होगी, एंड आप सब अग्री करेंगे मेरे साथ कि हम काफी अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं ऐसी कंडीशंस में, अगर हमारी अप्रोच क्लिनिकल है एंड हमारी मेडिसिन करेक्ट है. So we will always give fantastic results. So conventional approach क्या होती है? Heavy immunosuppressive antibiotics. They start with normal antibiotics or gentle antibiotics. Then they go to a broader spectrum of antibiotics, and eventually the patient lands into hospital. But the prognosis is still very poor. It takes, if you could recall, जो पेशेंट्स कोविड हुआ और जो एलोपैथिकली या कन्वेंशनली ट्रीट हुए, दे टुक ऑलमोस्ट 2 months, 3 months टू रिकवर एंड रिस्टोर हेल्थ. कई लोगों को 6 महीने लगे क्योंकि रिस्टोरेशन नहीं हो पाई. बट वहीं जिन्होंने होम्योपैथी खाई थी, उनकी रिस्टोरेशन टू हेल्थ बहुत बेटर थी. विद इन अ मंथ दे वर बैक टू ऑल डूइंग देयर नॉर्मल स्टफ. जो वीकनेस कोविड के बाद आई थी, वो लोगों की बहुत जल्दी चली गई थी अगर वो सिर्फ होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पर थे. So homeopathic medicines small है, gentle है, immunity boosting है. Conventional approach is immunosuppressive, but we are immunity boosting. अब एक बहुत बड़ा फैक्टर जो मैंने शुरू में बोला था, माइक्रोब डिपेंडेंट ड्रग्स which are mostly resistant. आजकल मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट डिजीजेस हो गई हैं. क्योंकि इतनी एंटीबायोटिक्स, इतनी the microbes themselves have become resistant. आजकल हम नए बीमारियां सुन रहे हैं, नए सुपर बग सुन रहे हैं. जो ट्यूबरक्लोसिस है, इवन वो भी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है. सो एक टाइप आ चुका है उसका,
सो वो क्यों है? क्योंकि एंटीबायोटिक्स, the evolvement and adaptation is the rule of nature. जैसे जैसे इंसान अडेप्ट करता है या अलग स्पीशीज अडेप्ट करते हैं, ऐसे ऐसे माइक्रोब्स भी अडेप्ट कर रहे हैं। वो नई नई कॉलोनीज अपनी जनरेट करी जा रहे हैं, वो नए नए अपने फ्रैगमेंट्स जनरेट करे जा रहे हैं, अपने नए नए टाइप्स जनरेट करे जा रहे हैं, और बीमारियां कम नहीं हो रही हैं। पेनिसिलिन एक टाइम था, वाज कंसिडर्ड द वंडर ड्रग। मतलब वी वर नॉट इवन बोर्न देन, बट माय फादर टेल्स मी कि जब पेनिसिलिन आई थी, इट वाज कंसिडर्ड द वंडर ड्रग, कि इस पेनिसिलिन से सभी बीमारियां ठीक करी जा सकती हैं। ये एक धारणा थी, और आज पेनिसिलिन को कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली everything is evolving, not just the science has evolved and progressed, so have the diseases. जितनी दवाइयां बढ़ती चली जा रही हैं, उतनी बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। क्यों? क्योंकि बात इम्यूनिटी की नहीं हो रही, सॉइल की बात ही नहीं होती है। और यही एक खूबी है होम्योपैथी की, जो हम इतने वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट, कि हम उस सॉइल पे बात करते हैं, हम उस पेशेंट की बात करते हैं। और वो पेशेंट जब हमें कोई ऐसा PQRS सिम्टम देता है और वो दवाई से मैच करता है, तो जादू ही होता है, और वो आप सबने देखा होगा। सो इसीलिए ये एक स्लाइड, आई एम ऑलवेज गोइंग टू यूज दिस जस्ट टू मेक आवर पेशेंट्स अंडरस्टैंड कि ऐसा नहीं है कि अगर एक्यूट इमरजेंसी या एक्यूट ऐसा फीवर आ रहा है, या एक्यूट इवन रेस्पिरेटरी ट्रबल आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ एलोपैथी में ही जाना है। आप बिल्कुल होम्योपैथी की शरण में आ सकते हैं, होम्योपैथी ट्राई कर सकते हैं, और मोर ऑफन देन नॉट होम्योपैथी से आपको राहत जरूर मिलेगी। आप प्लीज सब अपने पेशेंट्स को ये सब बताएं और उनको जागरूक करें, बिकॉज ये बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो ये समझेगा और जो इस चीज से गुजरेगा, ऑब्वियसली लिमिटेशंस हमारी भी हैं। हमेशा हमारी दवाई शायद नहीं काम करेगी, क्योंकि शायद हमेशा हमें वो PQRS ना मिले, और अगर नहीं मिले तो इट इज बेटर टू रेफर द पेशेंट इमीडिएटली। सो लाइक आई डिड नॉट वेट फॉर इवन अ सेकेंड। जब मुझे लगा कि यार, मैंने देखा उसकी अभी भी HB 5.3 है, ही हैड टू बी ट्रांसफ्यूज। उसको ब्लड की जरूरत थी, उसको उस समय दवाई की जरूरत नहीं थी। तो दवा का काम दवा तक ही रहेगा। सो वी शुड नॉट हेजिटेट। जहां पे हमें पेशेंट को इवन रेफर भी करना पड़े, वी शुड नॉट हेजिटेट। बट यस, वी शुड बी वोकल ऑल्सो। हमें अपने सिस्टम को लेके इतना कॉन्फिडेंस और इतना वोकल होना जरूरी है आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारी अभी भी लोगों को ऐसा लगता है कि शायद सिर्फ बच्चों के लिए है, छोटी मोटी बीमारियों के लिए है होम्योपैथी, या बुजुर्गों को ज्यादा से ज्यादा दी जा सकती है, एक्यूट कंडीशंस में या इमरजेंसी कंडीशंस में नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं है, यही मैं बदलना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने एक्यूट रेस्पिरेटरी का चैलेंज लिया। So this you saw. Okay, now this is very important. Acute respiratory distress syndrome. अब एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की जब हम बात करते हैं, तो माइल्ड टैकिपनिया। सो टैकिपनिया मींस यू ऑल अंडरस्टैंड कि सांस लेने में दिक्कत, acute shortness of breath, labored breathing, and usually rapid breathing. क्योंकि सांस नहीं आ रहा है, इवन ऑक्सीजन कभी कभी, यूजुअली ऑक्सीजन देना पड़ता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में। सो जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, तो कंफ्यूजन एंड एक्सट्रीम टायर्डनेस साथ में आ रहा है। रेल्स फ्रीक्वेंटली हर्ड ऑन ऑस्कल्टेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑस्कल्टेट करेंगे, तो जब हम जो जैसे रगड़ खाता है,
ऐसे रगड़ खाने जैसा रेल्स सुनाई देंगे हमें जब हम पेशेंट के लंग्स को ऑस्कल्टेट करेंगे। बीपी यूजुअली लो होगा, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजनेशन इज लो। So when oxygenation is low, hypovolemia would be there. When hypovolemia would be there, peripheral क्या कहेंगे उसको, peripheral dilatation would happen. और peripheral dilatation में usually low blood pressure हो जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में भी जा सकता है पेशेंट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की वजह से, अगर एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है। ये आप देखिए, ये दिस इज आई हैव ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट एक चेस्ट एक्सरे है। दिस इज ऑन द लेफ्ट इज ऑफ अ नॉर्मल पेशेंट एंड ऑन द राइट यू कैन सी almost the heart is also enlarged. There's cardiac hypertrophy as well. The lungs are completely compromised. अगर आप देखें, एक part of the diaphragm is also obstructing the lungs. That shows, especially the right lung है इसमें, इस पिक्चर में, एक्सरे में, completely obstructed. So इतना obstruction हो जाता है कि जो सांस ऐसे खींचेगा पेशेंट और वो मांगेगा कि उसको ऑक्सीजन दिया जाए। He would literally try to grab the oxygen mask from the patient. उसको सांस आए immediately. अब ऐसा यूजुअली ARDS जब होता है, ये बहुत सारी कंडीशंस का पार्ट भी होता है, एज इन एक्यूट एक्सैस्पिरेशन होगा। जैसे ILD एक कंडीशन होती है जिसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, उसमें भी अगर जब ऑक्सीजन कंप्लीटली लो चला जाए तो इट वुड गिव अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सिमिलरली कोविड में हमने देखा पेशेंट की ऑक्सीजनेशन बहुत ड्रॉप कर रही थी, तो अगेन दैट गिव्स अ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। जो साइटोकाइनेटिक शॉक आ रहा था उस टाइम पे, जो बहुत फेमस हुआ था, साइटोजेनिक शॉक। सो what that was leading to was respiratory distress only. तो जब भी डिस्ट्रेस होगा तो पेशेंट को सांस बहुत रैपिडली वो लेने की कोशिश करेगा, बहुत शैलो होगा और बहुत लेबर्ड होगा, बहुत जोर लगेगा उसको, तो बहुत कंफ्यूजन एंड टायर्डनेस साथ में होगा। दिस इज यूजुअली अ कंडीशन, इमरजेंसी होती है ये। यूजुअली पेशेंट्स हॉस्पिटल में ही हमारे पास जब रेफर होते हैं तो यूजुअली पेशेंट वो हॉस्पिटलाइज होता है या ऑलरेडी ऑक्सीजन पे होता है। बट अगर कभी आपके सामने कोई ऐसा कंडीशन हो तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, दिस आई वुड लाइक टू शेयर। कुछ होम्योपैथिक जेम्स हैं, लिटरली जेम्स हैं, which I have tried and I swear by these, especially laurocerasis. अब मेरा जो पाला एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से पड़ा था वो यूजुअली कोविड टाइम्स में ही पड़ा, उससे पहले बहुत ज्यादा नहीं पड़ा। एक पेशेंट थे, उनका ब्लड प्रेशर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हैड गॉन एज लो एज 60, सडन ड्रॉप, and he was literally in distress, extreme distress. He was nearby my clinic only. I was called immediately, मुझे बुलाया गया था, and luckily I had laurocerasis 30 in my clinic. Trust me, I gave laurocerasis directly. मैंने उनके टंग पे मैं डाइल्यूशन ले गया डायरेक्टली उनके घर में, उनके उस पर टंग पे डायरेक्ट स्टार्ट डोज डाला, एंड विदिन 10 मिनट्स तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, आई वुड से विदिन 2-3 मिनट्स इटसेल्फ, मतलब उनकी आंखों पे थोड़ा सा चेंज आया। द ब्रीदिंग, जो जितनी रैपिडनेस और शैलोनेस, जितनी रैपिड ब्रीदिंग थी, जितनी गैस्पिंग थी, लिटरली गैस्प कर रहे थे सरदार जी, वो बहुत हद तक ना आपको पता चल जाता है कि वो पेशेंट अब गैस्प नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बेटर फील कर रहा है। एंड उनके जो ब्रदर थे या ब्रदर इन लॉ थे, उन्होंने ऑक्सीमीटर हर समय हम लोग अपनी इंडेक्स फिंगर्स पे या पेशेंट इंडेक्स फिंगर पे लगाए रखते थे, तो लगाया हुआ था। तो जब मैं पहुंचा था इट वाज शोइंग 60-61 ऑक्सीजन,
and they were ready to take him to the hospital, but I just put, because वो एक दो घर छोड़ के ही रहते हैं यहाँ पर क्लिनिक से, तो मैंने उनका जबान पे इमीडिएटली डाला, and within 2-3 minutes to up to 5 minutes he started feeling better. He started feeling better immediately. This is how, as fast as anything, I would say. I mean, it was literally for me an eye opener कि वाह यार ये इतना जबरदस्त तरीके से एक्ट कर रही है, एंड उसने एक कॉन्फिडेंस दिया उनको। मैंने वो शीशी साथ में दे दी, मैंने कहा आप उनको हॉस्पिटल ले जाओ, आप पूरे रास्ते देते रहिए एंड हॉस्पिटल ले जाओ। एंड बाय द टाइम द हॉस्पिटल वाज 10-15 मिनट्स अवे ओनली, by the time they reached hospital his breathing had become much better. Though he was admitted, he was given I think उनको एक दो दिन वो रहे भी थे हॉस्पिटल में, बट एक कॉन्फिडेंस ये आया कि हम एक पेशेंट को उस डिस्ट्रेस से, इमीडिएट डिस्ट्रेस से थोड़ा सा रिलीफ दे पाए एंड एक सही जगह पहुंचा पाए, उनको हॉस्पिटल पहुंचा पाए। अब वहां पे उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिला एंड ही वाज बैक ऑन थर्ड और फोर्थ डे, ही वाज बैक होम। सो दैट एंटायर फैमिली इज स्टिल, यू नो, दे ऑलवेज थैंक मी की एंड थैंक होम्योपैथी की at least we could, you know, manage to take him there. They did not have an oxygen cylinder at home at that time, but trust me, Laurocerasis literally worked as an oxygen that time, as an oxygen cylinder. So did CarboVeg. CarboVeg 60 I had given to 6 I had given to a patient during COVID again, over a call. She was a doctor herself. It was for her mother or mother-in-law. Uh, she had CarboVeg at home, and I advised to give her CarboVeg 6 because she gave the literal, you know, कि ठंडे पड़ रहे हैं, बिल्कुल पसीना आ रहा है, बहुत ठंडे पड़ रहे हैं, and oxygen was as low as 70-80, something like that. So I asked her to give her CarboVeg 6 and she improved drastically and fantastically. And she was not even required to hospitalize because she was taken care of by that homeopathic doctor, you know, henceforth. And बहुत अच्छे से उन्होंने उनका ट्रीटमेंट किया हम लोगों ने मिलके, एंड बिल्कुल ठीक रहे वो ड्यूरिंग कोविड। एक और जो बहुत अच्छी दवाई है हमारे पास वो है काली काब। हम सबको पता है 3am एग्रीवेशन है विद रिलीफ ऑन स्टैंडिंग विद सपोर्ट एंड बेंडिंग डाउनवर्ड्स। अब काली का, अब देखिए 3am एग्रीवेशन तो है, बट हमारे पास पेशेंट हमेशा बाद में ही बताता है, वो 3am पे तो हम लोग अवेलेबल नहीं है उसके लिए, ना काली काब हमेशा उसके पास अवेलेबल होगी। तो this can be given to prevent a distress. So Kali Kav has the capacity and the ability कि वो कोई भी ऐसा acute respiratory distress को prevent कर सकता है। सिमिलरली एक दवाई है अमाइल नाइट्रोसम, बहुत अच्छी दवाई है, और इसका एक ही जो बोल्ड हाइलाइटिंग सिम्टम है कि कांस्टेंट यॉर्निंग व्हाइल बीइंग ब्रेथलेस। इतना लैक ऑफ ऑक्सीजनेशन है कि पेशेंट को उबासी भी आ रही है व्हाइल बीइंग ब्रेथलेस। सो द ओनली रेमेडी आई कुड think of during that time is amyl nitrosum, and again it also helps in taking care of that distress. So ये 4-5 दवाइयां मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए जब भी कोई ऐसा आपको कंडीशन दिखे, क्योंकि देखिए इसका कोई केस मैं नहीं शेयर कर सकता क्योंकि ये ऐसे केसेस यूजुअली एन इमरजेंसी होते हैं, बट और हॉस्पिटल में होते हैं, बट कभी कभी ऐसी सिचुएशन आपके आसपास भी आ सकती है। यूजुअली आप देख सकते हैं कि ये 4-5 दवाइयां ऑक्सीजनेशन इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करती हैं। ऑब्वियसली व्हेन इंडिकेटेड, अब वो गैस्पिंग, प्रॉपर वो गैस्पिंग दिखेगी आपको, वो पेशेंट मांगेगा कि मतलब कि उसके सांस आ जाए, ही वुड, हिज हैंड्स वुड बी फ्लैपिंग लाइक दिस, हवा मांगेगा, ऐसे गैस्प करेगा। तो लॉरोसिरेसिस उसमें आंख बंद करके दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट देगी, बट इमीडिएटली देते रहिए पेशेंट को, टंग पर स्टार्ट दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। सिमिलरली कार्बोवेज, कोल्ड क्लैमी स्वेट, कोल्ड एकदम ब्रेथ,
फैनिंग की टेंडेंसी होगी, मतलब पेशेंट बोलेगा पंखे चला दो, खिड़कियां खोल दो, सब कुछ हवा आने दो, सब कुछ ऐसा वो कहेगा, तो कार्बोवेज ऐसे में बहुत अच्छा काम करेगी। एक दवाई है एंटीमनी आर्स, ये मैंने यूज एक ही बार की है, एक दो बार। पेशेंट वाज ऑलरेडी इन द आईसीयू एंड इसको आई कॉल इट एज अ होम्योपैथिक वेंटिलेटर। Patient was in the ICU and the breathing had, breathing was dropping very rapidly. It was an ILD case, interstitial lung disease का एक केस था वो। Lady, very senior lady. She was already admitted. Thankfully, because they were the entire family, वो पहले से ही मेरे पेशेंट थे। Thankfully, उन लोगों ने होम्योपैथी भी साथ में चालू रखने का फैसला किया, तो उन्होंने मुझे बताया कि अभी ये सिचुएशन चल रही है एंड द डॉक्टर्स आर सेइंग कि वी माइट हैव टू पुट हर ऑन वेंटिलेटर पर डालने की जरूरत पड़ सकती है पेशेंट को इन नो टाइम। तो मैंने उनको क्लिनिक से ही एंटीमनी आर्स उनको बोली कि आप ले जाएं या भेज दें या कैसे भी। तो एंटीमनी आर्स उनको दी गई एंड शी इम्प्रूव्ड। आई मीन आई वुड से कि उनको वेंटिलेटर पे डालने की उस समय जरूरत नहीं पड़ी एंड मतलब शी कुड फाइट द इवन। देखिए, आपने भी बहुत बार ये नोटिस किया होगा कि बहुत बार क्या होता है जब हम इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ चलते हैं, स्पेशली अब ऐसी कंडीशन में ऑब्वियसली एलोपैथिक मेडिसिन ऑलरेडी चल रही हैं, ऑलरेडी जो रेस्पिरेटरी मेडिसिन है वो चल रही हैं। अब आप उसमें क्या ऐड ऑन कर सकते हैं, वो आप ये ऐड ऑन कर सकते हैं कि आपकी दवाई एज अ कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट करे और जो ऑलरेडी कंडीशन है उसको और एनहांस करे और बेटर करे। सो एंटीमनी आर्स डिड दैट। आई वोंट टेक द क्रेडिट दैट एंटीमनी आर्स helped her get out of hospital, but no, definitely I would take the credit कि antimony आर्स definitely did not let her go on the ventilator on that night. That definitely happened. So that is why I call it a homeopathic ventilator. So the respiration improved gradually and the medicine started acting better. The allopathic medicines also started acting better from that night onwards. So you can definitely think of antimony ars when somebody is being, lungs are completely compromised. ILD के cases में lungs completely compromise हो जाते हैं जब सिवियर और क्रॉनिक केस होता है, तो ऐसे में आप जरूर सोच सकते हैं। ओके, द लास्ट डिजीज जिसकी मैं बात करना चाहूंगा इज एक्यूट ब्रोंकाइटिस। बहुत कॉमन है, स्पेशली दिल्ली एनसीआर में बहुत कॉमन है। एलर्जी का गढ़ बन चुका है दिल्ली एनसीआर एंड आई एम श्योर बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी आप लोग ब्रोंकाइटिस के केसेस बहुत देखते होंगे। सो ब्रोंकाइटिस कैसे अफेक्ट करता है हमें? फटीग लाता है, फीवर आता है, चेस्ट में डिस्कम्फर्ट आता है, वीजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वीजिंग, कई पेशेंट्स की वीजिंग हमें बिना ऑस्कल्टेट किए भी सुन जाती है, इतनी सांस में सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। कफ दैट प्रोड्यूसेस म्यूकस। यूजुअली म्यूकस आता है, कई केसेस में म्यूकस नहीं भी आता, इट इज जस्ट वो फिर वो एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस की तरफ जाता है थोड़ा। बट जब एक्यूट ब्रोंकाइटिस होता है उसमें म्यूकस यूजुअली प्रेजेंट होता है। अब म्यूकस कैसा है उस पे भी बहुत बार डिपेंड करती है, हमारी दवाई उससे चेंज हो जाती है। एज वी ऑल नो, म्यूकस एक्सपेक्टोरेशन कैसा है, अगर रबड़ी है, थिक है, देन वी थिंक ऑफ हाइड्रास्टिस, काली बाइक। लूज है, रैटलिंग है, वी थिंक ऑफ एंटीमनी टार्ट। बट एक मेडिसिन जो मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट हमेशा देती है कि ब्रोंकाइटिस का केस हो बट पेशेंट कहे द मोमेंट आई लाई डाउन आई फील बेटर, द ओनली वन मेडिसिन इज मैग्नम एसिटिकम। इट इज अ फैंटास्टिक रेमेडी। इट क्योर्ड अ chronic bronchitis case many years ago. I was
मतलब मैं बहुत दवाइयां देख के थक चुका था, उस 2-3 हफ्ते हो गए थे, पेशेंट को आराम नहीं आ रहा था। तो उसने मैंने पूछा उससे कि यार बिकॉज आई हैड एक्सपेक्टेड कि लेटता तो खांसी तो आती होगी, यूजुअली ब्रोंकाइटिस केसेस में लेटने पर खांसी आती है। इसने मेरे को बताया कि द मोमेंट आई लाई डाउन मैं ठीक हो जाता हूँ, मतलब मेरी खांसी बंद हो जाती है, मेरी ब्रीदिंग बेटर हो जाती है। एंड I went through the repertory, I searched through the Materia Medica. The only one medicine is Manganum Aceticum. You can आप हम डिबेट कर सकते हैं कि ये विद रेस्ट ब्राइनिया भी तो हो सकता है कि ये एट रेस्ट चला गया तो ये ब्राइनिया हो सकती है, बट ब्राइनिया का फिर वो ड्राई कॉफ आएगा, वो पेन होएगा चेस्ट का, वो कुछ भी नहीं है, वो थर्स्ट होगी, ऐसा कुछ नहीं है। ओनली वन सिम्टम, बेटर बाय लाइंग डाउन द मोमेंट ही लाइज डाउन, एंड द फैंटास्टिक क्योर वाज गिवन बाय मैंगनम एसिटिकम। सो एक ये बहुत अच्छी दवाई है। तो जो केस मैं शेयर किया करूंगा, 43 years old female constantly coughing, especially during night, making it impossible for her to sleep. जैसा कि यूजुअली ब्रोंकाइटिस के केसेस में होता है, ट्रेमेंडस डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कुड नॉट इवन विजिट द क्लिनिक एंड कंसल्टेड ओवर अ फोन कॉल। मेरे से मिलने भी नहीं आई, वो यहीं रहती है 2-3 गलियां छोड़ के, बट उन्होंने फोन कॉल पर ही मुझसे बात की। शी वाज ऑलरेडी अ केस ऑफ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इनहेलर्स और इवन स्टेरॉइड्स वगैरह भी उनके चलते रहते थे, बट उनको किसी चीज से कोई आराम नहीं आ रहा था। एक हफ्ते से बेचारी सो नहीं पाई थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ खांस रही थी और सांस नहीं आ रहा था। स्लीपिंग पिल भी ली पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मतलब फोन पर बात हो रही थी, इवन विदाउट फोन पर भी मुझे उनकी विस्लिंग सुनाई दे रही थी। परसिस्टेंट कफ, एक ही सिम्टम, persistent cough relieved by tight pressure on the chest with dry mouth. ड्राई माउथ यानी बहुत प्यास, और टाइट प्रेशर, वो बताती थी अगर मैं बहुत तेज मतलब ऐसे अपनी चेस्ट पकड़ूं तो जाके थोड़ा सी मेरे को राहत मिलती है खांसी में। अभी पहले मैं दवाइयां बाद में बताऊंगा, आप पहले इनका छोटा सा वीडियो देख लीजिए। सर की मेडिसिन लेने से मेरी 2 दिन बढ़िया ही नहीं थी, से रिलीफ होकर सोई बचा। एक हफ्ते बाद जाके मुझे आराम मिला, वो भी 2 दिन बढ़िया नहीं। तो मैं तो सर के थैंकफुल कि मुझे मेडिसिन सूट करी। थैंक यू। ये नेक्स्ट डे का ही फॉलो अप है उनका, ये नेक्स्ट डे की ही वीडियो है। ये खुद चल के आई थी दिखाने के लिए कि अब वो कैसी है। मैंने उनको बोला था कि आप ये, मैंने थोड़ी सी दवाई दी थी, एंड द मेडिसिन आई गेव हर वाज ब्राइनिया 1M। जो ये कह रही है कि मैं 2-3 पुड़िया से ही ठीक हो गई, मेरे को नींद आई और मेरे को खांसी मेरी बंद हो गई, मैं सो पाई, चैन आया, सांस ले पाई, वाज ओनली ड्यू टू ब्राइनिया 1M। टाइट प्रेशर विद ड्राई माउथ, this is all that I prescribed on. Rest everything was just acute। जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, जो एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके PQRS पे ही बेस्ड होनी चाहिए, तभी आपको वो ब्रिलियंट रिजल्ट दिखेगा। नहीं तो सिर्फ अगर हम क्लिनिकली प्रिस्क्राइब करेंगे ना कि पैथोलॉजिकली या क्लिनिकली, वी विल नॉट ऑलवेज गेट दिस मार्वलस रिजल्ट्स। दिस इज माय एक्सपीरियंस। सो आई गेव हर ब्राइनिया, यहाँ 200 लिखा है, इट वाज ब्राइनिया 1M। शी वॉज ऑल्सो गिवन फॉलो अप में जब वो आई, तो क्योंकि शी वॉज अ क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस केस, ब्लाटा ओरिएंटालिस दिया गया था एंड अरेलिया रेसिमोसा मदर टिंचर। अरेलिया इज अ वेरी गुड मेडिसिन व्हेन इट कम्स टू ब्रोंकाइटिस। आई मीन पेशेंट कॉफिंग एज सून एज शी लाइज डाउन, ही और शी लाइज डाउन, सो इट गिव्स बहुत अच्छा रिजल्ट देती है अरेलिया रेसिमोसा मदर टिंचर, एंड स्पेशली एंड अगर एक्सपेक्टोरेशन है साथ में तो I give Hydrastis mother tincture as well, and they both give fantastic result, especially when it comes to an acute case. So this is how I mean, she was on the first day she was just given Brainia, and eventually with Brainia and Blata and Aurelia she was completely cured in just about a week. जो उनका acute phase था वो बिल्कुल इन 3 दवाइयों से बिल्कुल ठीक हो गया था।
And obviously, because she's a chronic bronchitis का case, then she was taken on, for further evaluation. फिर उनका अभी भी चलता है उनका ट्रीटमेंट, पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, बट वो जो acute phase था, that was completely beautifully taken care of. So this was my presentation. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. I hope I was of any help. Yes. It made sense whatever I said. Yes, absolutely. मतलब जो भी आपने meditation Hello. ताकि वाले symptoms क्योंकि I guess कि जितने exhausted कफ की और respiratory symptom की बढ़ती है, जितनी exhausted कोई और system की नहीं, कफ की जो Hello. respiratory, हेलो आवाज बहुत कम आ रही है मैम. हेलो आवाज बहुत कम आ रही है आपकी. एक मिनट. हेलो, अब आ रही है? हाँ जी, बट कम आ रही है बस. बहुत कम आवाज है, मैडम बिजी रहती है बहुत ज्यादा. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साकेत गुप्ता जी. थैंक बहुत यू सर. अच्छा लगा रिस्पायरेटरी डिजीज में, और उसमें भी जो है एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज, होम्योपैथिक तो एक्यूट रिस्पायरेटरी डिजीज में बहुत अच्छा काम करता है. जी हम लोग को देखते हैं, डेली जी, प्रैक्टिस करते हैं. बिल्कुल सर, बिल्कुल. और जो है बहुत केस बहुत बढ़िया से, बच्चे में तो ज्यादा आता है. और बिल्कुल दो सर. चार पांच दवाई से ही जो है इपिकाक, ब्रेनिया, रस्टाक्स है ना, इससे बहुत बढ़िया काम करता है. लिंफेरापॉस भी बहुत अच्छा काम करता है इसमें. जी. बहुत. हाँ, तो बहुत अच्छा लगा आपका सुन रहे थे. हालांकि आपका पिताजी के भी सुनते हैं. पिताजी तो मेरे एकदम साथी हैं. हमारे हम बिहार. सर आपका म्यूट हो गया है. हेलो के पिताजी से गपशप होते रहता है. दिल्ली में भी हम जाते हैं तो बढ़िया. हमारी बेटी भी दिल्ली में आयुष मंत्रालय में. अच्छा, अरे वाह सर. हाँ हाँ हाँ, आयुष वेरी मंत्रालय नाइस, में है वो. वेरी नाइस. बहुत अच्छा. NIH से की है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कोलकाता से. बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे. हाँ, चलिए चलिए, बहुत बहुत बढ़िया लगा. आते रहिए हमेशा. जी और सर, बिल्कुल होम्योपैथिक में जो बिल्कुल. है आगे घर घर होम्योपैथिक, हर घर होम्योपैथिक, हम लोग को यही बिल्कुल करना सर, है. बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सर. एकदम एक जी, एक घर में होम्योपैथिक को पहुंचा देना है, यही बिल्कुल प्रोजेक्ट सर. है. यही हाँ यही कामना है सर, और यही कोशिश है. हाँ हाँ हाँ, हम तो कर रहे हैं, देख रहे हैं. 1987 से प्रैक्टिस कर रहे हैं एकदम पूरा. जी, हेलो बहुत अच्छे सर. हेलो. अब हाँ जी मैम. हाँ जी. तो जैसे मैं बता रही थी कि कफ की मटेरियल मेडिकल रिपर्टरी जो है वो बहुत पॉजिटिव होती है, और जैसे कि आपने बताया PQRS इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देयर आर हेल लॉट ऑफ मेडिसिन इन रेस्पिरेटरी के लिए. आई गेस होम्योपैथी इज द बेस्ट सिस्टम, और जहाँ पे हम एब्सोल्युटली. अस्थमा और ब्रोंकाइटिस ठीक कर सकते हैं और इनहेलर भी तक छुटवा सकते हैं. So it was an बिल्कुल. excellent, very knowledgeable and wise session. एंड आई होप कि आगे भी इस तरह के और रेमेडीज, और जिस तरह के आपने एक दो रेयर रेमेडीज बताई जैसे मैग्नेटिक एसिटिकम, और भी बहुत सारी मेडिसिन हैं जो एकदम से रिलीफ देती हैं, और इवन एंटीबायोटिक और जो इनहेलर रिलीफ नहीं ले पाते हैं, जो डिपेंडेंट पेशेंट होते हैं, काफी अच्छा रिलीफ देती हैं. यस. तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर संकेत का आज के थैंक यू सो एक्सीलेंस. मच. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. एंड इसी के साथ हमारा हिंदी सेशन यहाँ ओवर होता है, और इंग्लिश सेशन के लिए मैं हैंड ओवर. थैंक यू.